हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी, जिसमें आप सभी को इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और जैसे कि आप सभी के कॉमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन में रीड करने के बाद में जस्ट उसका जो आंसर है एक्सप्लेन कर देना, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दे देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको आंसर भी यहाँ पर शो करते हैं। और यदि आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को देखकर आंसर जरूर बताया करिए, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और किस प्रकार की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। केंद्रीय उच्च भाग, इसका प्रतिशत यहाँ पर क्या हो जाएगा? उच्च भाग का प्रतिशत है 27.7%। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो विस्तृत जो भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है वो कितना प्रतिशत है? तो ये है 43.2%। 43.2%। लूसेंट उठाकर देखेंगे तो 43 आप लोगों को लिखा मिलेगा। इसके बाद में जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पर तटीय मैदान है, उत्तरी पर्वत है। यहाँ पर तटीय मैदान लिखा है, तो तटीय मैदान की जगह पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा उच्च पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा उच्च पहाड़ियां। इसका प्रतिशत यदि आप लोगों को पता हो तो जरूर बताएं। उच्च पहाड़ियों का जब प्रतिशत है वो 18.6% है, 18.6% है। इसके बाद में जो यहाँ पर उत्तरी पर्वत लिखा है तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में उच्च पर्वत लिखकर आया हो तो यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा 10.7%। ठीक है, तो आरोही क्रम में यदि हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ, इसके बाद में यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहीं पर भी नहीं है, तो ई आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो महान मैदान है इसका प्रतिशत है 43.2। ठीक है, 43.2% पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। ठीक है, विस्तृत मैदान का विस्तार है। जो केंद्रीय उच्च भूमि है, जो ऊंची भूमि है, इसका जो प्रतिशत है यहाँ पर 27.2% है। इसे आप सभी लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, ऊंची भूमि, यहाँ पर ऊंची भूमि। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का जो प्रतिशत है ये 18.6 है। ठीक है, पहाड़ियों का जो प्रतिशत है 18.6 है। ऊंचे जो पर्वत है, उच्च पर्वत श्रेणियां जो है वो 10.7% है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10.7% है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो कहीं कहीं पर आप सभी को 94 मिलियन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन में आपके 93 मिलियन है, तो यही आप सभी लोग टिक करेंगे। 103 मिलियन नहीं होगा, 83 मिलियन ये भी नहीं है, तो जब ये नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। अब यहाँ पर सूर्य के बारे में है, तो सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य का मध्य भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? सूर्य का मध्य भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? तो ये हो जाएगा 25 दिन, 25 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछा जाए ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग कितने दिन में घूर्णन करता है? ध्रुवीय भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 दिन। ठीक है, 35 दिन में एक घूर्णन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 35 दिन में एक घूर्णन करता है। ठीक है, सूर्य का मध्य भाग एक घूर्णन कितने दिन में करता है? तो 25 दिन में, और सूर्य का जो ध्रुवीय भाग है एक घूर्णन 35 दिन में करता है। और सूर्य किस प्रकार का गोला है? तो ये एक गैसीय गोला है, ये एक गैसीय गोला है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है, 71% है। और हीलियम का जो प्रतिशत है यहाँ पर 26.5% है। हीलियम का प्रतिशत है 26.5, जो अन्य तत्व हैं
तो जो अन्य तत्व हैं यहाँ पर प्रतिशत है 2.5। 2.5 जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय आपने सूर्य देखा है, तो जो सूर्य का भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, तो पर्वत आप सभी ने अभी देखा है कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, 30% है। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत देख पा रहे हैं 27% है, 40% है, तो आप सभी कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर 30 लिखा है कि जो पर्वतों का हिस्सा है वो 30% है। आपके एग्जाम में 29% लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 29% है। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर बात करें पठार की, तो पठार कितने प्रतिशत है? तो पठार है 28%। ठीक है, 28%। इसके बाद में है जो भूभाग का मैदानी भाग है, मैदानी भाग, भूभाग का जो मैदानी भाग है इसका प्रतिशत क्या है? तो आपने देखा था अभी 43% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ए आंसर सही है। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती है। कौन? जो पर्वत का हिस्सा है। इसके बाद में है निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो फोर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा है। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा जो है बांग्लादेश की है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो त्रिपुरा है ये किससे घिरा हुआ है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, 3 ओर से बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा घिरा है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है क्या? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, आइजोल। आइजोल के बारे में यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, तो यहाँ पर आप सभी लोग ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन रीड करके आंसर बताने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, उस टाइम में आप सभी लोग आंसर जरूर चेक कर लिया करें, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर है भारत में कर्क रेखा के उत्तर में जो अवस्थित नगरों में आइजोल है ये शामिल है, जबकि जो भोपाल है और रांची है ये कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान, तो सभी को पता है ये क्या है? जैसलमेर है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एक यदि ऑप्शन को रीड करेंगे तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यदि आंसर पता हो तो तुरंत आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर है। यहाँ जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर तो 10 सेंटीमीटर तक होती है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा जो कॉमन बॉर्डर है ये पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो यहाँ पर आपका ई आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 9 सही होगा। ठीक है, भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिनमें 7 देशों से स्थलीय सीमा है तथा 2 देशों से समुद्रीय सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की जो सीमा है ये 5 राज्यों से साझा करती हैं या 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य हैं पाकिस्तान की सीमा? जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से मिलती है। और जो बांग्लादेश की सीमा है ये 5 राज्यों से मिलती है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम से मिलती है। भारत के किसी भी जो राज्य की सीमा है या पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ साझा रूप में संलग्न नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? रांची, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो देखिए जो मालवा का पठार है ये कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो है आच्छादित है।
इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है ये मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। किसके मध्य से? मालवा के पठार से। जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। कौन से क्षेत्र है? रांची का पठार और यहाँ पर छोटा नागपुर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो यहाँ पर अल्मोड़ा है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तराखंड में आप सभी को पता है उत्तरकाशी है और चमोली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला है ये तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है, और जो अल्मोड़ा जिला है ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, और इसका मुख्यालय भी क्या है? अल्मोड़ा ही है। जो अल्मोड़ा है ये जिला जो है समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। जो यह पहाड़ है ये किस प्रकार के आकार पर स्थित है? तो घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो यहाँ पर 10th का आंसर भी सही हो जाएगा, बघेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मालवा का पठार भी नहीं है या मालवा भी नहीं है, तो बघेलखंड है। तो बघेलखंड जो पठार पर है ये कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। किस पर काटती है? बघेलखंड पठार पर। जो बघेलखंड पठार का क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये कहां पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित एक महानदी के तट पर। क्या है? भैंसा मुंडा है जो भारत का एकमात्र स्थान है। भैंसा मुंडा क्या है? भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ये एक दूसरे को क्या है? काटते हैं। शांत घाटी आप सभी को पता है केरल में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या सही होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? काराकोरम होगा, ठीक है। पहले नंबर पर काराकोरम हो जाएगा और दूसरे नंबर पर लद्दाख हो जाएगा, तीसरे नंबर पर जास्कर हो जाएगा और चौथे नंबर पर हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं आपका आंसर क्या सही होगा? 2 1 4 3, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यूनतम हिम रेखा पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अल्पस क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक एक आंसर यहाँ पर रीड करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और आप सभी का एग्जाम भी जून में होने वाला है। तो आप सभी को यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं जो पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है, ढका रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है। अल्पास क्षेत्र में हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जो अल्पस क्षेत्र है इसमें जो हिमरेखा है इसकी सामान्यतः ऊंचाई कितनी होती है? तो 2700 मीटर होती है। जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 4500 मीटर होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो हिमरेखा है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मालनाड क्षेत्र का जो संबंध है निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। जो मालनाड क्षेत्र है इसका संबंध किस पठार से है? कर्नाटक का पठार से है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मालनाड क्षेत्र का संबंध है भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार कहाँ पर है? तो धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। तो यह किससे बना हुआ है? तो धारवाड़
पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों से और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का जो नामकरण है करनाड, जिसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की भूमि। तो करनाड का अर्थ यहाँ पे ध्यान रखिएगा काली मिट्टी की भूमि होती है। नेक्स्ट है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंसर यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों को स्पीड फास्ट लग रही है तो स्पीड को आप सभी लोग सेटिंग में जाकर स्लो भी कर सकते हैं। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है। जो कुमायूं हिमालय है एक हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। हिमालय का जो पश्चिमी भाग है इसको आप गढ़वाल हिमालय कहेंगे और जो ये हिमालय है इसका पूर्वी भाग क्या कहलाएगा, कुमाऊं हिमालय। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। कहाँ से होता है, तो कुमायूं हिमालय से होता है। और आपसे पूछा जाए कि और कौन सी नदी है, तो रामगंगा नदी है। ठीक, रामगंगा नदी का जो उद्गम होता है ये भी कुमायूं हिमालय से होता है। नेक्स्ट है चाप झील, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो झील। ये पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। यहाँ पर बी आंसर सही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो चाप झील है ये नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत जो नदी है ये क्षैतिज अपर्दन के कारण प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। जो ये कई मोड़ होते हैं इन मोड़ को क्या कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से पड़ी है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकार झील कहते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, विसर्पों में जब जल भर जाता है तो इससे झील का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं या चापाकार झील कहते हैं। नेक्स्ट है चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहां पर मिलती है। तो सिंध नदी में पूछा है तो यहाँ पर मिथनकोट हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप सभी को पता है। और जो यह नदी है यह बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती हैं, तो तांडी में मिलती है, जिससे कौन सी नदी बनती है, तो चिनाब नदी बनती है। और यह अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। जो चिनाब नदी है कहाँ पर प्रवेश करती है, तो जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ पर है, ये है अखनूर में प्रवेश करती है। यह मिथनकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती है। मिथनकोट के पास कहाँ पर मिलती है, सिंध नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं कौन सी है, बगलिहार है, सलाल है और दुलहस्ती है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। क्या है, पोनानी है। बी आंसर सही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नदियों में जो पोनानी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र ये क्या है, सबसे बड़ा है। पोनानी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र ये कितना है, तो 5397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात जो पेरियार नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, तो 5243 वर्ग किलोमीटर है। और कालंदी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र ये क्या है, 5179 वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र जो है विशिष्ट क्षेत्र है जहां पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका जल क्षेत्र जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई। मध्य की पूछी है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, 30 मीटर है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो आप सभी को पता है नारायणी है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, नारायणी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।